हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता गौड़, आपके एसएसटी की टीचर एपेक्स ऑनलाइन एजुकेट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले इतिहास के अंतर्गत पहला पार्ट लेंगे, स्वर्णिम भारत। इसमें हम सबसे पहले मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि मौर्य साम्राज्य जो कि उस समय सबसे बड़ा महाजनपद कहलाता था और उस समय अपने चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका बेटा बिंदुसार और उसके बाद अशोक, इन सब ने मिलकर मौर्य साम्राज्य को बहुत ही विस्तार से भारत के अंदर फैलाया था। तो हम इसमें अपने मौर्य प्रशासन यानी कि उन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य को एकजुट करके शासन व्यवस्था स्थापित की थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यानी कि जिसके अंतर्गत अपनी पूरी शासन व्यवस्था राजा के हाथों में निहित होती है। जैसा कि हमारे वर्तमान समय में हमारी जो भारत के अंदर सरकार बनती है वह क्या है, केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत आती है। इस केंद्रीकृत शासन का उल्लेख अपने कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया था। अर्थशास्त्र में किया था। तो इसके अंतर्गत आपसे अति लघुरात्मक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो हम उसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, कौटिल्य। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में केंद्रीय शासन कैसे चलाया जाता है उसके बारे में उसने बताया है। कौटिल्य ने साथ में क्या कहा है कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए, यानी कि कोई अपने राज्य है उसके अंदर शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो 7 स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से बताए हैं उसने। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये उसने 7 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। फिर उसने क्या कहा है कि राजा जब मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करता है, राजा अगर किसी मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति करेगा तो क्या करेगा कि उसके चरित्र को अच्छी तरह से, उसके चरित्र की, उसके व्यवहार की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद वह उसकी नियुक्ति देगा। जैसा वर्तमान समय में हम लोग अगर कहीं पर अपने जॉब पर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा बायोडेटा चेक किया जाता है, हमारे ना बैठने का, उठने का, बात करने का, हमारा व्यवहार, सब कुछ इस ध्यान में देखा जाता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके बाद ही हमें नियुक्ति मिलती है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल अपने सही है। तो उसी तरह उस समय क्या था कि राजा क्या करता था कि मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कराता था और इस सारी क्रिया को कहा गया है उपधा परीक्षण। तो आपका इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न क्या बन गया कि उपधा परीक्षण किसे कहते हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, उपधा परीक्षण किसे कहते हैं,
राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित के चरित्र की जांच पड़ताल करने के बाद जो नियुक्ति दी जाती है, इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता है। ये लोग जो थे मंत्रिमंडल के अतरंग सदस्य थे, यानी कि पुरोहित और मुख्यमंत्री ये अपने मेन सदस्य हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि अपने जो कुछ राजा को अगर सलाह मशवरा लेनी है तो किससे लेगा? मुख्यमंत्री से लेगा। इसके अतिरिक्त एक और परिषद हुआ करती थी, उस परिषद का नाम है परीक्षा मंत्री। इसके अतिरिक्त एक और जो परिषद हुआ करती थी, यानी कि इन सदस्यों के मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक और जो थी वो थी परीक्षा मंत्री, जो कि एक मंत्री परिषद थी। जो कि क्या थी? मंत्री परिषद थी। अब हम आते हैं केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि अगर शासन व्यवस्था चलाई जा रही है तो उसको अपने कैसे संभाला जा सकता है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर कार्य करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसमें अपने 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इन 18 विभागों को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है, ठीक है। तो तीर्थ का जो अध्यक्ष था उसे अपने महामात्र कहा जाता है। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? महामात्र कहा गया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो अपने सब विभागों के क्या है? हेड है, तो वो क्या कहलाएंगे? तीर्थ के महामात्र कहलाएंगे। इसके अंदर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे वह थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। यानी कि इस तीर्थ के अंदर जो अपने लोग शामिल थे, वो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण लोग शामिल थे वो कौन कौन थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अब बात करते हैं हम समाहर्ता की। समाहर्ता यानी कि हमारे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? वित्त मंत्री के नाम से हम जानेंगे। इतना याद रखना है आपको कि समाहर्ता का मतलब आते ही आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, वित्त मंत्री, यानी कि वह हमारे वित्त मंत्री से रिलेटेड है। इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना। राजस्व का मतलब हुआ टैक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहेंगे कर। तो राजस्व एकत्रित करना, क्यों करेगा वो राजस्व एकत्र? राजस्व एकत्रित इसलिए करेगा ताकि जो कुछ भी लगान के द्वारा, अपने करों के द्वारा उसके पास पैसा आ रहा है, वह अपने प्रशासन व्यवस्था, शासन चलाने के लिए उस चीजों का उपयोग करेगा। साथ ही साथ उसका काम होगा आय व्यय का ब्यौरा रखना। आय व्यय का ब्यौरा रखने का मतलब यह है कि कितना पैसा उसके पास, अपने शासन राज्य के पास आया है, कितना पैसा राज्य ने खर्च किया है, कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, उसकी विस्तृत रूप से जानकारी रखना। और फिर है उसका कार्य वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक बजट तैयार करने से तात्पर्य है कि पूरे साल में उसके पास टोटल कितना पैसा आ गया, उसके बाद उसने उस पैसों को कितने भागों में विभाजित किया, कितनी योजनाओं के लिए कौन कौन से पैसे दिए, कौन सा किस में लगान बढ़ाया उन्होंने, किस में लगान घटाया, कौन सी चीज़ें उन्होंने महंगी की, कौन सी चीज़ें उन्होंने कम की, वह अपने वार्षिक बजट कहलाती है। इसमें वह पूरे साल का जो भी खर्चा होता है, जो भी उसको अगले साल जो भी खर्चा करना है,
यानी कि जो उसको खर्चा करना है और उसके पास जो पैसा उसको खर्चा करना है उन पैसों को, तो वह अपने वार्षिक बजट में प्रस्तुत करेगा। इसमें आपके अति लघुरात्मक जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि समाहर्ता के कार्य क्या है। आपका अति लघुरात्मक प्रश्न इसके अंदर क्या बन गया? कि आपसे समाहर्ता के कार्य पूछ सकता है। ताकि यानी कि कोषाध्यक्ष मतलब कि अपने सारे पैसे को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और उनका संचालन करना, जगह जगह उसको पहुंचाना, मुद्रा बनाना करना, ये सारा काम कोषाध्यक्ष का होता है। जैसे हमारे वर्तमान समय में आरबीआई यह कार्य करती है। क्या करती है आरबीआई? अपने पैसे बनाती है, रुपयों का अपने रुपये बनाती है और उन रुपयों को अलग देश के अलग अलग कोने में पहुंचाने का कार्य भी करती है। तो सदीन धाता क्या काम करता है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह और अन्नागार बनवाता है। ठीक है, कोषागृह क्यों बनवाएगा अलग अलग जगह? क्योंकि इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है, तो वहाँ पर अपने ये तो है नहीं कि इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है तो वहाँ से सारा पैसा इकट्ठा करके एक ही जगह लाकर अपने रख दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए वह क्या करता है कि हर प्रांत में अपने कोषागृह बनवाता है, ताकि उस प्रांत का जो पैसा है, लगान के रूप में जो पैसा आया है, कर के रूप में जो पैसा आया है, वो वहाँ पर सुरक्षित रख सके। फिर वो क्या करता है? अन्नागार बनवाता है। अन्नागार किस लिए बनवाता है? ताकि वह सारे अनाज को एकत्रित करके अपने भंडारण कर सके, इसलिए वह अन्नागार बनवाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि सदीन धाता के कार्य बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा कि साम्राज्य के विभिन्न विभागों में कोषागृह व अन्नागार बनवाना, ये अपने सदीन धाता का मेन कार्य है। अर्थशास्त्र में क्या किया गया है? 26 विभागों का उल्लेख किया गया है और उन 26 विभागों में हर विभाग में एक एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, प्रणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और लूणाध्यक्ष। शीताध्यक्ष मतलब भूमि कृषि से संबंधित अध्यक्ष। प्रणाध्यक्ष मतलब व्यापार, जो व्यापारी होते हैं उनका जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो। इसके अलावा जो अपने और अध्यक्ष होते हैं वो है मुद्राध्यक्ष और आठविक। आठविक किसे कहते हैं? अपने वन विभाग का प्रमुख। वन विभाग का प्रमुख, वो कहलाता है अपने आठविक। इसके अंदर दो और कर्मचारी होते हैं, वह होते हैं अपने युक्त व उपयुक्त। कौन कौन से कर्मचारी होते हैं?
युक्त और उपयुक्त, ये जो दोनों कर्मचारी हैं ये क्या है, निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। कौन कौन से, युक्त और उपयुक्त। निम्न स्तर के कर्मचारी, ठीक है। और ये अपने किसके अधीन कार्य करते हैं, किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, इन पे किसका नियंत्रण होता है, महामात्र और इस पे किसका नियंत्रण होता है, महामात्र का। किसका नियंत्रण होता है, महामात्र का नियंत्रण होता है। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि जो संधिधाता है उसके क्या कार्य हैं, कोक्षाग्रह और अन्नाग्रह बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर कोक्षाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, प्रणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, ऋणाध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष, आठवीं किसे कहते हैं, वन विभाग का प्रमुख कहते हैं। और युक्त और उपयुक्त जो है वह निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, जिन पर किसका नियंत्रण होता है, महामात्र का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं हम प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख अपने अशोक के समय मिलता है। अशोक के समय इन प्रांतों का उल्लेख किया गया है। किसके समय किया गया है, अपने अशोक के समय इनका उल्लेख किया गया है कि उस समय 5 प्रकार के प्रांत होते थे। पहला था उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, फिर है अवनित्री राष्ट्र यानी कि उज्जैनी, फिर है दक्षिणापथ जो कि है सुवर्णगिरी, फिर है कलिंग जो कि है तौसली, फिर है मध्य देश जो कि है पाटलिपुत्र। आपसे प्रश्न जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ गया कि कलिंग का युद्ध अपने है ना कब लड़ा गया, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ठीक है, इसका परिणाम अगर पूछते हैं आपसे, कलिंग के युद्ध के परिणाम आपसे पूछते हैं, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं, व्यापक नरसंहार, खूब सा अपने व्यापक नरसंहार हुआ था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था कि भैरी घोष को छोड़कर भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया।
धर्मघोष अपनाया। ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हैं? अशोक विजयी हुआ। तो अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ कलिंग के युद्ध के परिणाम पूछे जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि व्यापक नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का मन बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया। दूसरा क्या हुआ कि उसने भैरी घोष के स्थान पर अपने धम्म घोष को अपना लिया और अशोक इसके अंदर विजयी हो गया। फिर हम इसमें देखते हैं कि प्रांतीय शासन व्यवस्था जो प्रशासन था उसके अंतर्गत अपने कौन जो व्यक्ति था इन प्रांतों की देखभाल करता था, उन पर अपने शासन करता था। तो प्रांत पर जो अपने शासन करता था, प्रांत पर जो अपने शासन करता था वो कौन करता था? कुमार या युवराज। ठीक है, कुमार या युवराज कौन था? अपने राजा का पुत्र था। कौन था? राजा का पुत्र या राजा का उत्तराधिकारी। इसका एक और नाम हम क्या कह सकते हैं? कुमार या युवराज को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, वह है अपने आर्यपुत्र। आर्यपुत्र। अब वो तो शासन चला रहा है, तो अब क्या होगा कि इस युवराज की जो शासन व्यवस्था में मदद करेगा, उसको सलाह मशवरा जो देगा, उसको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, शासन कैसे चलाया जाता है, कौन कौन से निर्णय लेने हैं, उसमें उसका जो सहयोग करता है वह कौन करता है? महामात्र सहयोग करता है। ठीक है, महामात्र उसका सहयोग करता है। जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी है उसे अपने स्थानिक कहा जाता है, जो कि समाहर्ता के अधीन कार्य करता है। समाहर्ता किसे कहते हैं? समाहर्ता का कार्य होता है राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। तो स्नातक क्या करता है? समाहर्ता के अधीन कार्य करता है। और समाहर्ता के अपने अधीन एक जो व्यक्ति होता है वह होता है प्रतिष्ठित, जो क्या करता है? अपने स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारी के कार्यों की जांच करता है।
क्या करता है वो? प्रतिष्ठित, स्नातनिक और गोप ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता है और किसको रिपोर्ट करता है? समाहर्ता को रिपोर्ट करता है। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या बताई है? ग्राम, यानी कि गांव, जो अपने प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो भी हमारे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव है। उसके बाद अपने नगर पालिका आती है, फिर नगर परिषद आती है, नगर निगम आते हैं, जिला आता है। तो उसी तरह अपने प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी और ग्राम थी। और उसका जो मुखिया था वह क्या करता? उसको हम कहते हैं गोप। उसके मुखिया को क्या कहेंगे? गोप। जो इसका क्या कार्य था कि 10 गांवों के शासन को संभालना था, यानी कि इसके अंडर में 10 गांव आते थे। वहाँ के शासन व्यवस्था को संभालना, उनके सारे कार्य निपटाना, उनसे लगान लेना, उनके बीच में अगर किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसका समाधान करना, ये सारे जो कार्य थे वो कौन करता था? गोप करता था। अब आते हैं हम नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में हमने अब जो है नगर के व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके लिए मैग्नेथिस के अनुसार अपने 30 सदस्यों का एक मंडल होना चाहिए। मैग्नेथिस क्या कह रहा है कि अपने 30 सदस्यों का एक मंडल होना चाहिए जो नगर की व्यवस्था को अपने सुचारू रूप से चला सके। और उस 30 सदस्यों का जो मंडल है उसके लिए उसने क्या कहा है कि 6 समितियां होनी चाहिए। यानी कि उसने क्या कहा कि 30 अपने सदस्यों का मंडल होना चाहिए। तीस सदस्यों का मंडल होना चाहिए और उसको उसने किसमें आपने विभाजित किया है? 6 समितियों में। कितने में विभाजित किया है? 6 समितियों में। ठीक है। और उसने क्या कहा कि 6 समिति है तो उसमें हर समिति में 5-5 सदस्य होने चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गई? 6 समितियां हो गई। और इन हर समिति में 5 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 सदस्य होना अनिवार्य है। तो उसने अपने 5 जो समितियां बनाई है, 6 समितियां जो उसने अपने बनाई है वो कौन कौन सी है? पहली आती है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। ये आपकी जो है ये आपकी प्रथम समिति है। ठीक है, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण ये आपकी प्रथम सदस्य समिति है। और इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो इनका क्या काम हुआ? उद्योग शिल्पों का निरीक्षण का मतलब ये हुआ कि जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उस मौर्य समाज में, उस समय जो उद्योग अपने स्थापित किए गए थे और शिल्पों यानी कि जो मकान बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, या कुम्हार अपने हाथों से कोई चीज वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, उनकी निगरानी कर रखने के लिए अपने एक समिति का गठन किया गया। उसे अपने प्रथम समिति कहा गया। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5। फिर दूसरी समिति थी विदेशियों की देखरेख करना। यह है अपनी द्वितीय समिति।
द्वितीय समिति, इसका क्या काम था कि विदेश से जो व्यक्ति आ रहे हैं, बाहर से अपने कई लोग अपने राजा से मिलने के लिए आते थे, राजदूत आते थे, कोई राजा मिलने के लिए आता था, या कोई अपने विदेशों से अपने यात्रा करने के लिए कोई व्यक्ति आता था, तो उन सब का अपने देख रेख करना, यानी कि उनकी व्यवस्था करना, खाने की, सोने की, अपने उनके ऐशो आराम की, हर चीज की व्यवस्था करना इनका कार्य था। तीसरा है जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, ये है हमारी तीसरी समिति। तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने अपने मर गए हैं, कितने अपने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इन सब का पूरा अपने ब्यौरा रखना, की गणना रखना कि कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोग अपने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो ये है हमारी तीसरी समिति। चौथा है वाणिज्य और व्यापार देखना। वाणिज्य और व्यापार देखने से तात्पर्य है, ये है हमारी चौथी समिति। चौथी समिति, तो इसका क्या कार्य था कि अपने व्यापार कितना फल फूल रहा है, कौन कौन से व्यापार अपने हो रहे हैं मौर्य साम्राज्य में, कौन कौन से नए व्यापार खुले हैं, कौन कितनी कमाई कर रहा है, ये व्यापारी के द्वारा बाहर से कितने व्यापारी अपने मौर्य साम्राज्य के अंदर एंटर हुए हैं, हमारे यहाँ से अपने कितने व्यापारी बाहर गए हैं, उन सब का अपने देखना कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं। फिर पांचवी हमारी समिति है निर्मित वस्तुओं के बिक्री का निरीक्षण, ये हमारी पांचवी समिति है। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, यानी कि कितना अपने माल तैयार हुआ है और कितना माल अपने तैयार होने के बाद अपने बेचा गया है, उस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी रखने का कार्य इस समिति का हुआ करता था। छठी समिति है हमारी बिक्री कर वसूल करना। यानी कि बिक्री कर वसूल करना कि जितना माल बेचा गया है उसका अपने कर वसूल करना, और जो कर वसूल किया जाता था वह अपने बिक्री का छठा भाग होता था। तो हमने क्या देखा कि नगर प्रशासन के अंतर्गत अपने मैग्नीथीज के अनुसार मैग्नीथीज के अनुसार 30 सदस्यों का मंडल था, जिसमें अपनी 6 समितियां थी और वो 5-5 में विभक्त की गई थी। करते हैं सैन्य प्रशासन की। इसके लिए अपने मैग्नीथीज ने कहा है, मैग्नीथीज ने बताया है मैग्नीथीज ने बताया कि सेना के संगठन के लिए अपने 6 समितियां बनाई गई थी और हर समिति में अपने 5 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। क्यों निर्धारण किया गया था? क्योंकि इतनी विशाल सेना है तो उसके देख रेख का कार्य करना किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं था, इसलिए अपने इस प्रशासन को संभालने के लिए समितियों का गठन किया गया था।
और ये जो समितियां थी, कौन सी समितियां, ये जो 6 समितियां थी, ये क्या करती थी, 5 विभागों की देख रेख करती थी। कौन सी समितियां, जो 6 समितियां बनाई गई थी वो क्या करती थी, 5 विभागों की देख रेख का कार्य करती थी। कौन कौन से 5 विभाग थे, पैदल, अश्व, हाथी और नौसेना। अब इनकी देखरेख की कहाँ आवश्यकता है, जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि अपने ये जो विभाग हैं, इनके अपने अस्त्र शस्त्र, इनके खाने का, इनके अपने अस्त्र शस्त्र, खाने का और साथ ही साथ इनके वेतन की सारी व्यवस्थाएं अपने देखनी पड़ती हैं। इसलिए अपने ये 6 विभाग अपने गठित किए गए थे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता है। एग्जाम में आपके कभी कभार क्या होता है, अति लघुरात्मक में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतपाल किसे कहते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न में क्या होता है कि कभी कभार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अंतपाल किसे कहते हैं, तो हम इसका अपने सरल शब्दों में क्या जवाब देंगे कि सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता है। मैग्नेथिस ने क्या किया, उसने बताया कि मौर्यकालीन समय जब अपने चंद्रगुप्त राजा था, मैग्नेथिस क्या कहता है कि अपने जब चंद्रगुप्त राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, जब सम्राट था, उस समय जो सेना की स्थिति थी कि उसके पास कुल कितनी सेना है, तो उसके बारे में वह क्या कह रहा है कि उसके पास कुल अपने 6 लाख पैदल सेना थी, ठीक है, और 50,000 अश्वरोही यानी कि घुड़सवार थे। अश्वरोही मतलब क्या हो गया, घुड़सवार। ठीक है, और 9 लाख पचास हजार उसके पास अश्वरोही थे, 9,000 उसके पास हाथी थे और 800 उसके पास रथ थे। क्या कह रहा है मैग्नेथिस कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास अपने कुल 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथ अपने थे। इतनी बड़ी उसके पास विशाल सेना हुआ करती थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। अब हम आते हैं न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। न्याय व्यवस्था यानी कि अपने न्याय करना। जो न्याय करने की जो व्यवस्था थी उसमें जो अपने सम्राट था, जो सम्राट था वो क्या था, सर्वोच्च अधिकारी था, सबसे बड़ा हेड था वहां पर, जो अपने अंतिम न्याय करता था। अगर किसी को ना किसी के द्वारा न्याय अगर किया हुआ पसंद नहीं आता है तो क्या होता है,
हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि है ना, हमारा कोई केस चल रहा होता है तो पहले वो सेशन कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। तो उसी प्रकार उस समय भी जो अपने सर्वोच्च अधिकारी था, न्यायालय का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो अपने सम्राट था। और ग्राम जो थी, यानी कि अपने सबसे पहला कौन आ गया? सम्राट आ गया, ठीक है। और उसके सबसे नीचे वाला जो स्तर, निचला स्तर हम जिसे कह सकते हैं, वो क्या था? ग्राम था, है ना। इन दोनों के बीच में अपने और भी जो थे वो थे संगण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद। ठीक है, ये इसकी व्यवस्था थी। यानी कि अगर गांव में अपने को कोई केस आया है, कोई विवाद उठा है और वो वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ पर जाएगा? जनपद जाएगा, जनपद से स्थानीय में जाएगा, यहाँ से द्रोण में जाएगा और यहाँ से संग्रहण में जाएगा और सबसे अंतिम में कहाँ पे जाएगा? सम्राट में जाएगा। तो सम्राट और ग्राम के बीच में जो अतिरिक्त न्यायालय थे वो कौन कौन से थे? संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य जो जितनी भी न्यायालय थी, यानी कि ये और सम्राट और ग्राम, इन दोनों के अलावा जो दूसरी न्यायालय थी, कौन सी? संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद, उसमें अपने 2 प्रकार के न्यायालय को व्यवस्थित किया गया था। 2 प्रकार के न्यायालय बनाए गए थे। एक था धर्मस्थन्य, जो क्या करता था? नागरिकों के अपने परस्पर जो विवाद उत्पन्न होते थे उन्हें अपने सॉल्व करता था। इसको हम अपने भी कह सकते हैं दीवानी न्यायालय। इसको हम क्या कह सकते हैं? दीवानी न्यायालय। और दीवानी न्यायालय में अपने कौन कौन से मामले आते थे? चोरी, डकैती, चोरी, डकैती, लूटमार आदि। धर्मस्थलीय अपने जो था उसके अंदर क्या होता था? नागरिकों के परस्पर विवादों का निपटारा किया जाता था। इसे हम दीवानी न्यायालय भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से अपने मामले आए? चोरी, डकैती, लूटमार आदि। यानी कि जो अपने छुटपुट घटनाएं होती है, चोरी की जाती है, डकैती की जाती है, ये सारे मामले आते थे। और इसके अंदर जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग बैठते थे, है ना, वो कौन थे? अपने 3 प्रतिष्ठित और 3 ही महामात्र। तीन प्रतिष्ठित और 3 महामात्र। ये क्या करते थे? ये यहाँ पर जो अपने मामले आए हैं, दीवानी मामले जो आए हैं, उन मामलों का निपटारा किया करते थे। अगला है अपना कटक शोधन। ये क्या करता था?
कि राज्य और नागरिकों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, राज्य और नागरिकों के बीच में, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी अपने अधिकारी ने अपने गलत कार्य किया है और प्रजा में उस अधिकारी के अपने विरोध में कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई है या उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, तो वह अपना जो मामला है वो न्याय की गुहार कहाँ पर करेगा? कटक शोधन में करेगा। इसे हम अपने फौजदारी भी न्यायालय भी के नाम से जानते हैं। जिसे हम फौजदारी न्यायालय भी कह सकते हैं। है ना? और यहाँ पे भी कटक शोधन में भी कौन अपने बैठ के ना कार्य करता था? कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे? 3 प्रतिष्ठित और 3 ही महामात्र। कटक शोधन के अंतर्गत भी 3 प्रतिष्ठित और 3 महामात्र अपने न्याय व्यवस्था को संभालते थे। चाणक्य के अनुसार उसने कानून के अपने 4 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। ठीक है, चाणक्य ने अपने कानून के 4 अंग बताए हैं। वो अपने 4 कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चरित्र और चौथा है शासन। चौथा कौन सा आ गया? शासन। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि आपसे पूरा एक ही प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आप अगर जब मौर्य शासन का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं तो उसमें आपको उसका हल्का सा परिचय देकर उसके बाद में केंद्र प्रशासन के बारे में आपको बताना है, स्वाधीनता के बारे में बताना है, समाहर्ता के बारे में बताना है, प्रशासन व्यवस्था का बताना है, नगरीय व्यवस्था के बारे में बताना है, सैन्य व्यवस्था के बारे में बताना है और न्याय व्यवस्था के बारे में भी बताना है। परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इसके बारे में पूरी डिटेल ना पूछकर सिर्फ इतना सा पूछ ले कि मौर्य प्रशासन के समय अपने नगर व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो अगर आपसे सिर्फ नगर व्यवस्था के बारे में पूछता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नगर व्यवस्था का ही वर्णन करना है, दूसरे किसी भी व्यवस्था या प्रशासन का आपको उत्तर नहीं देना है। अब आते हैं हम समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो इसमें अपने प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख, एरन अभिलेख
वो जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है और अपने ये उल्लेख मिलता है कि जो सम्राट चंद्रगुप्त था उसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बना? समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त क्यों बना? क्योंकि वह उसका पुत्र था, जिसे क्या कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या था? अपने कवि था, इसलिए इसने अपनी क्या की? कविराज की उपाधि भी धारण की है। साथ ही साथ ये अपने सभी विद्वानों का क्या करता था? विद्वानों का सम्मान करता था। और हरिसेन, जिसने अपने इलाहाबाद प्रशिष्ट या हम कह सकते हैं प्रयाग प्रशिष्ट। क्यों प्रयाग कह सकते हैं? क्योंकि अभी इलाहाबाद वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। कि क्या की? रचना की। इसको लिखा। तो आपका अपने लघुरात्मक प्रश्न एक क्या बन गया कि इलाहाबाद प्रशिष्ट की रचना किसने की या प्रयाग प्रशिष्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर क्या बनता है? हरिसेन के द्वारा अपने बनता है। साथ ही साथ तो अपने साथ ही साथ अगर हम इसकी विशेषताओं पे अगर चर्चा करें तो अपने हरिसेन क्या कहता है? उसने अपने प्रयाग प्रशिष्ट में क्या कहा है कि अपने समुद्रगुप्त के पास एक विशाल नौसेना थी। क्या थी उसके पास? विशाल नौसेना थी। ठीक है। दूसरा अपने इसके पास क्या आ जाता है कि ये कभी भी युद्ध नहीं हारा था। यानी कि इसने जितने भी युद्ध लड़े वह ये कभी भी नहीं हारा था। साथ ही साथ यह अपने संगीत कला, ललित कला का भी प्रेमी था और अपने क्या है, कुछ मुद्राएं मिली हैं खुदाई के दौरान, कुछ मुद्राएं मिली है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है। वीणा बजाते हुए बताया गया है। वीणा बजाते हुए बताया गया है। समुद्रगुप्त अपने विष्णु भक्त भी था, ठीक है, परंतु वह दूसरे धर्मों का अपने आदर भी करता था। तो समुद्रगुप्त की अगर आपके सांस्कृतिक उपलब्धि आ जाए तो थोड़ा सा पहले समुद्रगुप्त के बारे में बता दीजिए कि समुद्रगुप्त अपने कौन था, अपने उसके बारे में हमें कहाँ से वर्णन मिलता है। फिर हम इसमें हम क्या बता देंगे कि हरिसेन, जिसने अपने क्या किया था, इलाहाबाद प्रशिष्ट की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशिष्ट की रचना की थी, ठीक है। और उस रचना में, उस प्रशिष्ट में इसने क्या कहा कि समुद्रगुप्त के पास विशाल नौसेना थी, वह कभी भी युद्ध नहीं हारा था, अपने वह ललित कलाओं में निपुण था, संगीत कलाओं में निपुण था। साथ ही साथ अपने कुछ ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त विष्णु भक्त था और साथ ही साथ दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था।
अब हम बात करते हैं चोल प्रशासन की। चोल प्रशासन की जो स्थापना की हुई थी वह हुई थी 850 ईस्वी पूर्व में, और इसका जो संस्थापक था वह था पल्लवों का सामंत विजयाल। ठीक है, तो अपने ये जो शासन व्यवस्था थी, चोल प्रशासन व्यवस्था जो थी, वहाँ का जो ढांचा था, शासन व्यवस्था का जो ढांचा था, वह अपने ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ग्राम पंचायत प्रणाली आप सबको पता ही होगा, जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे देश में भी गांवों के अंदर ग्राम पंचायत प्रणाली पर अपने प्रशासन व्यवस्था चलती है। तो जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वह किस पे थी? ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। तो इसने क्या किया था? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने 6 अपने प्रांतों को विभाजित किया गया था। यानी कि प्रशासन चलाने के लिए उसने 6 अपने प्रांत बनाए, और उन प्रांतों को क्या कहा गया है? मंडलम। किनको? जो 6 प्रांत थे उनको क्या कहा गया है? इसने मंडलम कहा गया है। और मंडलम का जो उपविभाग था, मंडलम का जो उपविभाग था, मंडलम का जो उप विभाग था उसे अपने कोटम कहा गया है। क्या कहा गया है? कोटम कहा गया है। और कोटम का जो उप विभाग था, कोटम का जो उप विभाग था उसे क्या कहा गया है? नाडु, कुरम और ग्राम। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि जो चोल प्रशासन की जो शासन व्यवस्था थी वह ग्राम पंचायत प्रणाली पर थी। ठीक है, और उसने क्या किया कि उसे 6 प्रांतों में अपने डिवाइड किया, और उनको अपने क्या कहा गया है? मंडलम कहा गया है। मंडलम का जो उप विभाग था उसे कोटम कहा गया है। कोटम के जो उप विभाग हैं कौन कौन से हैं? नाडु, कुरम और ग्राम। ये अपने इनको कोटम को 3 भागों में उसके उप विभाग बनाए गए, नाडु, कुरम और ग्राम। अभिलेखों के द्वारा हमें क्या मिलता है कि जो ग्राम सभा हुआ करती है उसे अपने क्या कहा जाता है? नाटर कहा जाता था, और नगर श्रेणियों की जो थी उसे अपने नगरतार कहा जाता था। अब पंचायत भी बन गई, उनके विभाग भी अपने है ना डिविडेशन हो गए। ठीक है, तो अब दिखती बात है कि उसमें अपने जरूरी है कि चुनाव भी कराया जाए। तो यहाँ पर क्या था कि हर वर्ष अपने चुनाव कराए जाते थे। गांव के प्रतिनिधि क्या करते थे? गांव के प्रतिनिधियों का क्या होता था? हर साल चुनाव कराए जाते थे। चुनाव होंगे तभी तो अपने नए नए अध्यक्ष अपने बनेंगे और वो ग्राम की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। तो गांव के प्रतिनिधियों का चुनाव हर साल वहां पर कराया जाता था। साथ ही साथ भूमि का जो उपज का जो छठा भाग था वह उन्हें लगान के रूप में देना पड़ता था। चाहे वह लगान के रूप में दे, चाहे अनाज के रूप में दे, या स्वर्ण मुद्रा के रूप में दे। है ना, भूमि की उपज यानी कि ये ना भूमि पर अपने फसल की पैदावार हुई है तो वो अपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो वो क्या करते थे? छठा भाग देते थे। अपने फसल का छठा भाग इसको देते थे, सरकार को देते थे लगान के रूप में। वह चाहे अनाज भी हो सकता था या स्वर्ण मुद्राएं भी हो सकती थी। साथ ही साथ अपने यहाँ पर जो उच्च कोटि की न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है। और अगर हम उस समय कोई भी राजा से किसी के न्याय से खुश नहीं होता था तो वो अपना आखिरी जो अपील है वो किसके पास कर सकता था? राजा के पास कर सकता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो अपने स्वर्ण मुद्रा जो अब चलती थी,
जो यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा अपने प्रचलित थी, उस समय जो प्रचलित थी, उसका जो भार था वह 16 औंस था। कितने का था? 16 औंस का। स्वर्ण मुद्रा जो थी वह 16 औंस की थी, जिसे अपने कांसू के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मुद्रा जो थी वह अपने 16 औंस की थी और उसे कांसू के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इनके पास अपने विशाल नौसेना भी थी। नौसेना भी थी, है ना। यानी कि उनकी अपने चोल प्रशासन के पास अपने नौसेना भी विद्यमान थी। तो हम एक बार अगर इसकी अन्य विशेषताएं वापस से देख लें कि जो गांव के प्रतिनिधि थे उनका चुनाव वो क्या करते थे? हर साल कराते थे। साथ ही भूमि की जो उपज यानी कि जो फसल पैदा हुई है उसका छठा भाग उन्हें सरकार को लगान के रूप में देना पड़ता था, और वह अपने अनाज या स्वर्ण मुद्रा में भी हो सकती थी। और स्वर्ण जो मुद्रा थी वह अपने 16 औंस जो तो नाप था उसका 16 ग्राम की जो थी वो थी, और उसे अपने कांसू कहा गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर उच्च कोटि की न्याय व्यवस्था थी, और सीधी जो अपील थी, अपने अंतिम जो अपील थी राजा के पास की जा सकती थी, और उनके पास विशाल नौसेना भी थी। तो आपका इसमें के अंदर क्वेश्चन क्या बन गया कि चोल प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार अपना वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें किसमें क्या लिखना है। अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन आ जाता है मौर्यकालीन के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे पहले 7 अंक बताने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से अपने 7 अंक बताए गए हैं। उसके बाद आपको केंद्रीय प्रशासन के बारे में लिखना है। फिर इसके बाद समाहर्ता, फिर इसके बाद स्वाधीनदाता, इसके बाद आपका आ जाता है प्रांतीय व्यवस्था, जो कि अपने गांव से संबंधित है हमारी। फिर आ जाती है इसके अंदर नगर व्यवस्था, नगर प्रशासन आ जाता है। फिर आ जाता है आपका सैन्य, और फिर आखिर में आ जाता है आपके न्याय, ठीक है। और न्याय में आपके 2 धर्मस्थय और कटक शोधन, कंटक शोधन, है ना। तो ये आपका मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत आपका
एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें आपसे सिर्फ केंद्रीय प्रशासन या समाहर्ता के बारे में भी पूछ सकते हैं, या प्रांतीय के बारे में, या नगर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपको सिर्फ उसी का ही वर्णन करना है और किसी का वर्णन नहीं करना है। ठीक है, आपके इसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, समाहर्ता किसे कहते हैं, तो उसका क्या आ जाएगा उत्तर आपका, राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, स्वाधीनता के बारे में आप ना 5 अपने नाम याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से अपने अध्यक्ष थे इसमें। और सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अगर आपका छोटा क्वेश्चन जो बनता है वो आपके बन जाएगा अंतपाल का। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से अगर बनता है तो अंतपाल से संबंधित होगा। अंतपाल का क्या काम था, सैनिकों की देखरेख करना, देखभाल करना। ठीक है, फिर हमारा जो अगला पॉइंट था वो था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में हमें बात अगर हम करेंगे तो इसमें हम अपने हरिसेन का उल्लेख जरूर करेंगे। ठीक है, हरिसेन जो था जिसने क्या किया था, इलाहाबाद प्रशिस्त की रचना की थी। ये आपका अति लघुरात्मक प्रश्न बन जाता है इससे। इसके पास नौसेना भी थी। ठीक है, ललित कलाओं में निपुण भी था ये। ललित कलाओं में क्या था, निपुण भी था, सभी धर्मों का आदर करता था। और कभी भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, चोल प्रशासन के अंतर्गत अपने वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, प्रांतीय व्यवस्था थी, जो किस पे आधारित थी, ग्राम पंचायत पे आधारित थी। चोल के अंदर कौन सी व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत पर। ग्राम पंचायत पर आधारित थी और अपने इसको कितने भागों में विभाजित किया था, 6 में। और उसको क्या कहा गया है, 6 प्रांतों को
अपने मंडलम कहा गया है। और मंडलम के उपविभाग को कोटम और कोटम के उपविभाग को नाडु, नागर और ग्राम कहा गया है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट जो आपका है इतिहास का जो पहला पार्ट है स्वर्णिम भारत, उसमें जो महत्वपूर्ण अपने पॉइंट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। आप इन टॉपिकों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप अपने समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।